स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम सातवाहन शासक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। पिछली वीडियो में हमने शुंग वंश के बारे में पढ़ा था, तो शुंग वंश के बाद कण्व वंश आए। कण्व वंश के अंतिम शासक थे सुशर्मा। तो सुशर्मा की ही हत्या कर जो सातवाहन शासक है शिमुक, उन्होंने ही सातवाहन वंश की नींव रखी। किसकी हत्या कर? सुशर्मा की हत्या कर। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वे कौन थे? तो वो है हमारे शिमुक। और कब रखी? तो 60 ईस्वी पूर्व में रखी। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, पर जो मेन क्वेश्चन मैं आपको बताते चलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है हमारा कि जो सातवाहन शासक थे उनकी राजधानी कहाँ थी? तो राजधानी से संबंधित बात आई तो पिछली वीडियो में हमने देखा था शुंग वंश के जो शासक थे उनकी राजधानी थी विदिशा। तो वैसे ही जो सातवाहन शासक थे उनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान जो कि कृष्णा और गोदावरी नदी के किनारे पर ही है। और यह किस राज्य में कहेंगे? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि सातवाहन शासकों ने सर्वाधिक किस सिक्के का प्रचलन किया, यानी कि ज़्यादा सिक्का कौन सा चलता था उनके शासनकाल में? तो वो क्वेश्चन आ जाए तो वो है हमारा सिक्का, वो शीशे का चलता था। ज़्यादातर जो अधिकतर हमें देखने को मिलता है शीशे के सिक्के वहाँ पर प्रचलित थे ज़्यादा मात्रा में। और वह शीशे के सिक्के कहाँ से मंगाए जाते हैं ये क्वेश्चन आ गया। तो वो रोम, जो इटली की राजधानी, वहाँ से ही मंगाए जाते थे सिक्के। और ऐसा ही नहीं है कि शीशे के ही सिक्के इन शासकों के काल में चलते थे। चांदी के सिक्के चलते थे, तांबे के सिक्के चलते थे, प्लेटिन के सिक्के चलते थे, कांस्य के सिक्के चलते थे। परंतु सर्वाधिक कहा जाए तो शीशे के सिक्के सर्वाधिक प्रचलित थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो ब्राह्मणों को भूदान देने की जो प्रक्रिया है वह किस शासकों के काल में हमें देखने को मिलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। एसएससी जो 2016-17 के पेपर में तो लगातार यह पूछा भी गया था। तो ब्राह्मणों को भूदान देने की प्रक्रिया की शुरुआत किस शासन के काल में देखने को मिलती है? तो वो देखने को मिलती है हमारी सातवाहन शासकों के समय में ही ब्राह्मणों को भूदान देने की प्रक्रिया आरंभ हुआ। यानी कि भूमि दे दी जाती थी ब्राह्मणों को, फिर वहीं से ऐसे कहते कि सामंतवादी व्यवस्था का भी आरंभ वहीं से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसी के अकॉर्डिंगली एक और बन सकता है कि किस अभिलेख के द्वारा पता चलता है कि सातवाहन जो शासक थे उन्होंने ब्राह्मणों को भूदान देने की प्रक्रिया का आरंभ किया? तो वह अभिलेख है, उस अभिलेख का नाम है नानाघाट अभिलेख। मैं आशा करता हूँ आप इसे नोट भी करते चलिए, तब आपको पता भी चलेगा। तो नानाघाट अभिलेख के द्वारा ही जो सातवाहन शासक हैं के बारे में यह पता चलता है कि वो ब्राह्मणों को भूमि दान दिया करते थे। और इस अभिलेख में यह भी पता चला है कि अश्वमेघ यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख मिला है ब्राह्मणों को। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो इनकी राजकीय भाषा के संबंध में क्वेश्चन आ सकता है। तो राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी। लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम कि जो सातवाहन शासक थे उनका जो ढांचा किस तरीके से था, यानी कि पिता माता जो इसमें मुख्यतः भूमिका निभाती थी। क्या पिता? तो मातृतंत्रात्मक कहा जाता है। मातृतंत्रात्मक पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखा, अब भी देखेंगे। मातृतंत्रात्मक थी किस तरीके से? क्योंकि जो यहाँ के शासकों के नाम है उनके नाम से पहले उनकी माता का नाम आता था। जैसे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र, यानी कि शासकों के नाम से पहले माता का नाम लिखा जाता था। तो इसलिए मातृतंत्रात्मक कह सकते हैं। परंतु उत्तराधिकार के संबंध में बात आ जाए कि क्या ऐसा था कि महिला ही शासन करती थी यहाँ पर? परंतु यह बात गलत है, क्योंकि पिता के बाद पुत्र ही शासन की बागडोर संभालता था, ना कि पिता के बाद बहू या बेटी। तो इसलिए पितृतंत्रात्मक भी हमें यहाँ पर जो इनका ढांचा है उत्तराधिकार के संबंध में देखने को मिलता है, सिंहासन उत्तराधिकार के संबंध में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे तो सातवाहन वंश में गौल्मिक शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? गौल्मिक गांव से भी हम अनुमान लगा सकते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों का जो प्रशासक था उसे गौल्मिक कहा जाता था। अब गौल्मिक कौन होता था? ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासक, जिसके पास एक वह सैनिक टुकड़ी का क्या होता था? प्रधान होता था। और उस सेना में क्या होते थे? 9 रथ होते थे, 9 हाथी होते थे, 25 घोड़े होते थे, 45 पैदल सैनिक होते थे। तो ये तो थी गौल्मिक की बात।
फिर उसके बाद क्वेश्चन बन सकता है हमारा कि जो सातवाहन वंश में जो प्रमुख साहित्यकार हैं वो कौन से हैं। दो प्रमुख हैं हमारे, एक हाल और गुणाढ्य। हाल ने जिसने गाथा सप्तशती पुस्तक की रचना की थी और गुणाढ्य ने वृहद कथा की। तो ये दोनों नाम हमें याद रखने हैं। और फिर आ सकता है हमारा कि सबसे सर्वशक्तिमान शासक के रूप में किसे जाना जाता था, तो वह है हमारा गौतमीपुत्र सातकर्णी, सबसे शक्तिमान जो शासक था वहाँ पर। और जो सातकर्णी शासक था, केवल सातकर्णी, और उसी ने 2 अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ भी कराए थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक बन सकता है कि इनकी जो कलाएं थी, कार्ले चैत्य हमें देखने को मिलती है, अमरावती कला का विकास भी यहीं से हमें देखने को मिलता है। कई सारी चीज़ें इन्होंने द्वारा बनाई गई। और दक्षिणापद के स्वामी किसे कहा जाता था, तो वो भी सातवाहन शासकों को ही कहा जाता था। दक्षिणापद के स्वामी कहें या आंध्र वंशी कहें, आंध्र शासक कहें, इन्हें ही कहा जाता था, किन्हें, सातवाहन शासकों को ही कहा जाता था। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल से जुड़ने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।